This conference will now be recorded. चलो, सो लास्ट डे हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था कि टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने तरह का होता है। तो टैक्स के बारे में हमने समझा। देन टैक्स कितने तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। देन हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझा, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझा। ये सारा कुछ करने के बाद फिर हम लोग ने लास्ट डिसीजन देखा कि हमारा इनकम टैक्स में आता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम लोग देखते हैं तो फिर वहां पे आता है वैट या सेल्स टैक्स जो हमारा विद इन स्टेट लगता है, सीएसटी जो अदर स्टेट से ट्रांजैक्शन करने में लगता है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है, सर्विस टैक्स जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस या सेल्स नहीं करके कोई सर्विस परचेस या सेल्स करते हैं तो उस समय सर्विस टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये हमारा अदर स्टेट अदर कंट्री से हम लोग कोई परचेस सेल्स करते हैं तो लगता है, और एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारा चीज के बारे में मैं बताता है। तो जब हम लोग इंडिया में जीएसटी का यूज नहीं करते थे ना, उस समय हमारा यही सारा टैक्स जो है वो आता था। उस समय यही सारा टैक्स जो है वो हमारे यूज में आता है। बट अब इम्प्लीमेंट जब से हो गया है तब से जब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देख टैक्सेस है जिसे कि रिप्लेस कर देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा है जीएसटी। तो अब हम लोग आते हैं और देख टैक्सेस है जिसे जीएसटी ने रिप्लेस किया है। तो 1 2 3 4 5 6, ये सारा टैक्सेस है जिसे अभी जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है। तो बहुत सारा ऐसा टैक्सेस है जिसे हम लोगों ने देखा कि जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया। तो अब हम लोग आते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप लोग यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बोलोगे। जब सर्विस टैक्स था उस टाइम में हम लोग सर्विस टैक्स बोलते थे, बट जब ये हमारा जीएसटी आ गया है ना, तो जीएसटी में वो हमारा हो गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो काम वही है बट नाम सिर्फ चेंज हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा टैक्सेस है जिसे जीएसटी ने रिप्लेस किया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैट, जो हमारा पहले विद इन स्टेट परचेस या सेल्स करने में वैट लगता था, उस समय हमारा यहाँ पे अब जीएसटी लगने लगा है। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जब अदर स्टेट से कोई गुड्स परचेस या सेल्स करते थे तो उस समय हमारा सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसकी जगह में अब जीएसटी लगता है। मैन्युफैक्चरिंग करने में एक्साइज ड्यूटी लगता था, अब उसकी जगह जीएसटी लगता है। सर्विस परचेस या सेल्स करने में सर्विस टैक्स लगता था, अब उसकी जगह जीएसटी लगता है। इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, या फिर हम लोग रिचार्ज वगैरह करते हैं, वो सारा जो टैक्सेस हो गया वो सारा में ही अब जो हमारा है वो जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं और समझते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या होता है भाई? ऐसा क्या चेंजेस हुआ जीएसटी में हमारा जो ये सारा चीज को हटा करके जीएसटी ला गया? अब सबसे पहली बात है कि ये सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को क्यों हटाया गया और जीएसटी को क्यों लाया गया। ये सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को क्यों हटाया गया और जीएसटी को क्यों लाया गया, कौन बताएगा? सर, ताकि पूरा कंट्री में एक ही टैक्स चार्ज हो, बहुत सारा टैक्स ओवरबर्डन ना हो जाए, टैक्स बर्डन ज्यादा ना बढ़ जाए कंज्यूमर के लिए, इसीलिए। ठीक है, तो एक टाइम पे कंज्यूमर कोई एक ही तरह का टैक्स देता था, आइदर कोई वैट देता था, कोई एक्साइज ड्यूटी देता है, कोई सर्विस टैक्स देता है। तो सिर्फ ये इंटेंशन से कि इससे हमारा एक तरह का टैक्स इंप्लीमेंट हो जाएगा, इतना बड़ा एक चेंजेस करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि एक तरह का टैक्स आ जाएगा, इतना सारा टैक्स हटा करके सिर्फ एक रीजन के लिए क्या इतना बड़ा चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी? नो ना और सर। भी कुछ रीजन है इसके पीछे? हाँ, ज्यादा टैक्स होने पे, मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगने पर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत बढ़ जाता था। इसको भी कंसिडरेशन में लाना है, इसीलिए जीएसटी लाया गया ताकि प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा
रीजनेबल रहे। चलो ठीक है, इसके बारे में हम लोग आते हैं। और कुछ राहुल, प्रणय, प्रतीक, कुछ? जीएसटी क्यों इम्प्लीमेंट किया गया भाई? क्या प्रॉब्लम था ये सारा टाइप्स ऑफ टैक्सेस में? तो ये जो सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है सिर्फ जीएसटी को हटा करके, तो ऐसा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था जीएसटी पे जो जीएसटी को हटाया गया, ये सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को हटाया गया? और जीएसटी में ऐसा क्या एडवांटेज है ये जीएसटी को यहाँ पे लाया गया? तो वो सारा चीज को हम लोग को समझना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कि वो सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को क्यों हटाया गया और जीएसटी को यहाँ पे क्यों लाया गया। तो उसके लिए हम आप लोग को जीएसटी का कुछ फीचर्स दिखाते हैं जिससे हम लोग को जीएसटी के बारे में ना कुछ समझ में आएगा। चलो तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, फीचर्स ऑफ जीएसटी। कर लिया? हेलो? यस सर, अभी नहीं हुआ। चलो लिख लो सब, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। डन सर। चलो तो ये हमने कुछ फीचर्स ऑफ जीएसटी यहाँ पे आप लोग को लिखाया। ये जो फीचर्स ऑफ जीएसटी है इससे हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो फीचर्स हमारा है, वन नेशन वन टैक्स। ये इसके लिए हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि हम लोग यहाँ पे जीएसटी को लाने का एक मतलब ये भी है, एक मोटिव ये है कि वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन में एक तरह का टैक्स जो है वो काम करेगा। चलो भाई अच्छी बात है। तो जीएसटी आने से पहले जब आप बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कुछ प्रोडक्ट परचेज सेल्स करने के लिए आप अदर किसी कंट्री पे जाते थे और उस कंट्री में आपसे पूछता था कि इंडिया में किस तरह का टैक्स लगता है, इंडिया में क्या टैक्स चलता है, तो उस समय आप क्या बोलते थे? इंडिया में वैट लगता है, इंडिया में सीएसटी लगता है, इंडिया में सर्विस टैक्स लगता है, इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो इतना तरह का टैक्सेस का नाम आप लोग वहां पे बोलते थे। बट अब जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब जो हमारा, अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं और वहां पे कोई पूछता है कि इंडिया में किस तरह का टैक्स चलता है, तो आप क्या बोलोगे? इंडिया में हमारा जीएसटी चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बहुत सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को हटा करके एक तरह का टैक्स को ला दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट सिर्फ ये एकमात्र रीजन नहीं है जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंजेस किया गया, इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया कि रातों रात सारा टाइप ऑफ टैक्सेस को हटा करके जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का और भी बहुत सारा कारण है, और भी बहुत सारा रीजन है। उसमें से सेकंड जो रीजन हमारा है वो यहाँ पे बोला जा रहा है रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो अब हमें कोई बताएगा कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है भाई? ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है जिसे हटाने की बात चल रही है? कोई जानता है व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट? गौरिक, जीएसटी क्लास कर रहे हो ना? हाँ हाँ देन सर। कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट
मेरे को जो लगता है वो जो स्टेट जो ये का रिप्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा स्टेट जो जिधर से उसका कस्टमर बाई कर रहा है, तो हाँ इसके लिए सेंट्रल की टैक्स देना पड़ता था उस टाइम। हम्म उसको कन्वर्ट कर दिया जाए सीएसटी के हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला पॉइंट नहीं है ये। कैस्केडिंग इफेक्ट कौन बताएगा? रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। सर श्योर तो कैस्केडिंग, नहीं हूँ पर टैक्स ऑन टैक्स। हाँ वेरी गुड, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना, टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना। अब ये पॉइंट को अच्छा से समझना होगा, सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा, ठीक है। तो आप टैक्स कब देते हो? जब कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, या जब कोई प्रोडक्ट्स की जगह सर्विस परचेस करते हो, या जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, या जब कोई टिकट वगैरह परचेस करते हो, तभी ना टैक्स पेड करते हो। यस सर। तो यहाँ पे Yes, sir. एक चीज आता है कि हमारा एक कंसेप्ट आता है टैक्स ऑन टैक्स। तो ये टैक्स ऑन टैक्स का कंसेप्ट क्या है, ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स क्यों बोला गया और ये टैक्स ऑन टैक्स होने का मतलब क्या बनता है। तो चलो हम लोग इसके लिए बात को समझते हैं। अब इन जनरल आप एक बात हमें बताओ कि जीएसटी आने के वजह से क्या लगता है आप लोग का, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम गया है या बढ़ गया है? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, क्या लगता है? Sir, কিছু कुछ কিছু बेनिफिट हुआ है কমেছে ना স্যার, कुछ लॉस हुआ है? কিছু কিছু প্রোডাক্টে কমেছে, কিছু কিছু প্রোডাক্ট বেড়েছে স্যার। তো আলটিমেট তোমার কি মনে হচ্ছে জিএসটি আসার পর থেকে তোমার মার্কেটে অ্যাজ এ কনজিউমার তোমার কোনো বেনিফিট হয়েছে না লস হয়েছে? স্যার কিচ্ছুই তো বোঝা যায়নি, যা যেরকম ছিল সেই রকমই আছে। স্যার কি কিছু হ্যাঁ আনসার স্যার তো স্যার দেবে? কিছু বোঝা যাচ্ছে না স্যার। আমাদের কিছু বোঝা যাচ্ছে না কি হয়েছে। चलिए না স্যার। आप लोग को अब हम अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। मॉनिटर, तो मॉनिटर के ऊपर पहले वैट लगता था, अब जीएसटी लगता है। तो ये हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में, वैट के बारे में, और ये हम बात कर रहे हैं जीएसटी के बारे में। तो जब वैट था ना, तो उस समय हमारा 14.5% वैट लगता था, बट जीएसटी आने के बाद ना इसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज हो गया। 14.5% हमारा वैट लगता था जब वैट था, जब जीएसटी आया तो उसके ऊपर 18% जीएसटी लगने लगा। तो क्या लगता है आप लोग को, इससे जीएसटी आने से बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ या कुछ भी नहीं हुआ? লস হয়েছে স্যার। लॉस हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस हुआ है। और कोई, श्वेता, श्रुति, क्या लगता है? आप बोलो क्या बताइए। लगता है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, इसी के लिए तो आपसे पूछे हैं। अरे आप लोग को तो जितना हमने बताया उसके बेसिस में बताओ ना, क्या लगता है? अरे कुछ तो बोलो, सर लॉस बेनिफिट। सर हाँ बोलो। सिर्फ वैट लगता था पहले। ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो हमको जानना होगा। नहीं, आप बता रहे ना पहले वैट लगता था, अभी जीएसटी इतना लगता है, तो सिर्फ वैट लगता था पहले। चलो आते हैं आपका आंसर देने के लिए। अंडर ओल्ड सिस्टम, ओल्ड सिस्टम में हमारा क्या होता था, चलो आते हैं। अब तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट था मॉनिटर,
मॉनिटर के ऊपर ना सबसे पहले क्या लगता था पता है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट मॉनिटर को मैन्युफैक्चर किया गया। सबसे पहले क्या हुआ? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के समय सबसे पहले एक्साइज हम ड्यूटी। लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना आया हमारा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आया हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट को बनाने में हमारा खर्च आया फॉर एग्जाम्पल 4000। तो 4000 हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। अब उसके ऊपर क्या हुआ पता है? एड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 14%। एड एक्साइज ड्यूटी एट द रेट 14%। तो 14% हम लोग को एक्साइज ड्यूटी चार्ज करना पड़ता था। तो इक्वल्स टू दिस सेल इनटू 14%। तो हमारा 560 रुपीज का उसमें एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुआ। देन टोटल बना हमारा आफ्टर एक्साइज ड्यूटी हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया वो हो गया 4560 रुपीज। ठीक है। तो एक मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और उसका सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलाकर उसका प्राइस हो गया 400 रुपीज। देन उसे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सरकार को एक टैक्स देना पड़ा, और जिस टैक्स को हम लोग बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो 560 रुपीज 14% एक्साइज ड्यूटी देना पड़ा उसको। तो फिर उसका कॉस्ट हो गया 4560 रुपीज। अब जब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर या रिटेलर को सेल किया ना, तो उस समय फिर से वो एक टैक्स चार्ज किया, और जिसे हम लोग बोलते हैं वैट एट द रेट 14.5%। फिर उसके ऊपर एक टैक्स चार्ज किया जिसको हम लोग बोलते हैं वैट 14.5%। तो इक्वल्स टू 4560 इंटू 14.5%, तो हो गया 661.2। तो अब हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो गया दिस 5221 रुपीज 20 पैसे। तो ये हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो गया। समझ में आ रही बात यहाँ पे? यस सर। यस सर। अब अच्छा से कंक्लूजन में आते हैं। तो प्रोडक्ट मॉनिटर हमने मैन्युफैक्चर किया 4000 में। ठीक है भाई, 4000 में मैन्युफैक्चर करने के बाद हमें एक मैन्युफैक्चरिंग टैक्स देना पड़ा 14% एक्साइज ड्यूटी। तो जो हमारा हो गया 560 रुपीज। तो उसको देने की वजह से हमारा प्रोडक्ट का दाम अब हो गया 4560 रुपीज। अभी प्रोडक्ट को मैंने सेल नहीं किया है, अभी जस्ट मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमें टैक्स देना पड़ा, तो मैंने टैक्स दिया। अब हमारा हाथ में प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 4560 रुपीज। अब ये प्रोडक्ट को फाइनली हम डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को सेल किए। तो जब मैंने सेल किया उसको 4560 रुपीज में, तो फिर मैंने उसके ऊपर 14.5% वैट चार्ज किया, जो हो गया हमारा 6661 रुपीज। तो अब हमने उसको टोटल 5221 रुपीज में सेल किया। तो पता ये चला कि हमें जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके ऊपर पहले हमें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, फिर हमें उसके ऊपर वैट या सीएसटी या सर्विस टैक्स अगर कुछ लगता है तो वो देना पड़ता है। तो 14 प्लस 14 28.5% हमारा टैक्स लग गया। टोटल 28.5% हमारा टैक्स लग गया। राइट? राइट यस सर। सर। और वैट जीएसटी में कितना परसेंट लगा? जीएसटी में कितना परसेंट लगा था? 18%। 18%। अब हमें बताओ कि कौन सा बेनिफिट है, कौन सा लॉस हुआ? सर जीएसटी में प्रॉफिटेबल। बेनिफिट हुआ। जीएसटी में बेनिफिट हुआ, बट स्टोरी अभी। हेलो सर, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না স্যার? खत्म आवाज नहीं आ रहा है। यही है सर का लाइन। वो तो पता है सर, आवाज नहीं आ रहा है।
साउंड आ रही है? हाँ सर Yes, आ sir. रहा है। हाँ, वही कॉल आ जाता है ना, तो कॉल आने की वजह से ये हो जाता है। चलो স্যার বলছি হ্যালো अब हमें बताओ। हाँ बोलो। হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলছি হ্যাঁ মাঝখানে হ্যালো যতগুলো হ্যাঁ স্যার মাঝে যত মিডিলম্যান থাকবে তাহলে ততবারই স্যার ভ্যাট চার্জ হবে, যে ধরুন স্যার হোলসেলার, তারপর হচ্ছে ডিলার, রিটেলার, ওটাতে আসছি, ওটাতে হ্যাঁ একদম হবে। ওটাতে কি হবে সেটা পরে বলছি আমি, ওটা এখন ডিসকাস করলে হবে না। तो सबसे पहले बताओ कि 4000 के ऊपर हमने सबसे पहले क्या टैक्स दिया? एक्साइज ड्यूटी सर। एक्साइज ड्यूटी Excise duty, दिया मैंने, 14%. ठीक है, तो मैंने एक्साइज ड्यूटी दिया 14%, जो हो गया 560 रुपीज। तो एक्साइज ड्यूटी देने के बाद हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 4560 रुपीज। 4560 रुपीज। अब वो 4560 रुपीज के ऊपर हमने फिर 14.5% वैट लगाया। तो एक बात हमें बताओ कि हमने जो 14.5% वैट चार्ज किया वो कितने के ऊपर चार्ज किया? 4000 के ऊपर ना 4560 रुपीज के ऊपर? 4560 के ऊपर। 4560 के ऊपर चार्ज किया। तो अब हमें ये बताओ कि वो 4560 रुपीज में हमारा जो 560 रुपीज है वो क्या है? वो ड्यूटी Excise है। duty. एक्साइज ड्यूटी सर। एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी भी तो टैक्स है ना, एक्साइज ड्यूटी भी तो एक तरह का टैक्स है। तो जब Yes, sir. मैंने 14.5% वैट 4560 के ऊपर चार्ज किया, मतलब हमने 14.5% टैक्स जो है वो 560 के ऊपर भी टैक्स चार्ज किया। 14.5% हाँ, वैट जो हमने वो 560 के ऊपर भी चार्ज किया। तो हमने तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट चार्ज कर दिया, राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। right, sir. अब यहाँ पे हमने देखा कि एक टैक्स के ऊपर हमने टैक्स चार्ज कर दिया, तो इसी को बोला जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स Cascading. ऑन टैक्स। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंज्यूमर का, होलसेलर रिटेलर के भी मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यही बात बोला कि नहीं ये गलत है, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमें टैक्स लेना चाहिए, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारे इसने भी माना। अब बात को सुनो, तो ये ओल्ड सिस्टम में क्या होता है पता है? ये जो 560 रुपीज का टैक्स जो मैन्युफैक्चरर ने दिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक्साइज ड्यूटी बोलकर, वो उसे वापस नहीं मिलता था, वो उसे रिफंड नहीं मिलता था, वो उसके पॉकेट से चला गया। तो उसके पॉकेट से चला गया और उसको रिफंड नहीं मिला। तो जब उसे रिफंड नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो गया। जब उसे रिफंड नहीं मिला तो उसका मतलब उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो गया वो। यस सर। अब आते हैं हम लोग हाँ, सर. यही चीज पे जीएसटी में। तो जीएसटी में क्या होता है भाई इसका? तो जीएसटी में क्या होता है, अब बात को समझो। वही प्रोडक्ट है हमारा मॉनिटर, समझो ये बात को अच्छा से। सबसे पहले 4000 में हमने मॉनिटर को रेडी किया, मैन्युफैक्चर किया, उसके ऊपर हमने एक टैक्स लगाया जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। अभी उसका नाम क्या हो गया है? जीएसटी एट द Yes. रेट 14% फॉर एग्जाम्पल। तो वो अच्छा. अभी भी लगता है, बट वैट के नाम से नहीं, एक्साइज ड्यूटी के नाम से नहीं, जीएसटी के नाम से। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला 4000 इंटू 14%। तो अब हो गया हमारा वो दिस सेल इंटू दिस सेल प्लस दिस सेल, तो वो हो गया हमारा 4560 रुपीज। अब मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट यहाँ पे कितना हो गया? 4560 और वैट में कितना हुआ था? इस सिचुएशन में वैट में कितना हो गया था? सेम Same, अमाउंट sir. सर, Same, sir. 4560। सेम अमाउंट, बट ऐसा नहीं है। वैट में सिस्टम दूसरा था, जीएसटी में सिस्टम दूसरा है। क्या है दूसरा भाई समझो। वैट में जो 560 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने पेड किया ना,
वो उसे रिफंड नहीं मिलेगा, वो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। इसी के लिए वो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड हो गया और उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया 4560 रुपीज। बट जब यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करना चाहिए था, यहाँ पे हमने एक गलती किया, यहाँ पे हमें एक चीज और ऐड करना चाहिए था, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आता था। यहाँ तक दोनों का सेम है तो Yes, sir. हाँ, यहाँ तक दोनों को समझ में आया तो यहाँ तक हमने वैट में भी डिलीट कर Yes, दिया sir. कुछ। Yes, sir. तो Yes, अभी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स दोनों में कितना दिख रहा है? 4560. बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो मॉनिटर है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स है 4560, बट जब वैट है ना, वैट में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है 4000। ठीक है, कैसे हम बता रहे हैं, कैसे है वो चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। sir. तो কি বললেন यहाँ पे বুঝলাম না आने के স্যার। बाद दाड़ा আমি বলছি। तो अब यहाँ पे हमने बोला कि टोटल हमारा हो गया 4560 रुपीज। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया। ऐड प्रॉफिट। तो ऐड प्रॉफिट करने के बाद हमने यहाँ पे जाकर क्या किया, ऐड प्रॉफिट किया। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे बोला कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 20% होगा। कितना होगा? 20%. 20%। तो हमने यहाँ पे जाके बोला दिस सेल इनटू 20%। और यहाँ पे जो हमने ऐड प्रॉफिट किया वो भी 20% किया। बट इस समय हमने जो 20% किया किसके ऊपर किया पता है? 4000 के ऊपर। Yes, sir. तो यहाँ पे हमने 920 रुपीज प्रॉफिट चार्ज किया और यहाँ पे कितना चार्ज किया? 800. हाँ, तो अब हमारा प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्राइस कितना हो गया? दिस सेल प्लस दिस सेल। इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल। और यहाँ पे हमारा हो गया इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल। तो अभी प्राइस किस में कम है? GST वाले में. जीएसटी वाला में। चलो और यहाँ पे हमारा हो गया ऐड जीएसटी एट द रेट 14%। तो यहाँ पे हमारा प्राइस हो गया दिस सेल इनटू 14%। इक्वल्स टू दिस सेल इनटू 14%। इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस सेल। तो अभी प्राइस जो हमारा है वो कहाँ पे ज्यादा चला जा रहा है? Old system में. Old system. अब आ जाओ, मैटर को एक्चुअल में समझना है। यहाँ पे यहीं पे मैटर को हम लोग को अच्छे से समझना है। ओल्ड सिस्टम में आओ। प्रोडक्ट कितना का मैंने मैन्युफैक्चर किया? 4000. 4000। उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी दिया 560 रुपीज। ये 560 रुपीज क्या सरकार हमें रिटर्न करेगा? No, sir. नहीं सर। नहीं करेगा। तो ये No, हमारे sir. कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होना चाहिए, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड होना चाहिए। Yes, sir. तो यस अब होना हमारा चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हो गया? 4560। Yes, sir. तो हम जब प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं तो 4560 के ऊपर चार्ज कर रहे हैं।
तो हाँ सर 4560 के ऊपर हमने 20% प्रॉफिट रखना चाहा। हमने बोला कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए 20%। तो 4560 के ऊपर 912 रुपीज का हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारा प्राइस हो गया 5472। इसके ऊपर हमने फिर यस सर 14.5% वैट लगाया, जो हो गया 766। तो हमने उस प्रोडक्ट को फाइनल कितना में बिक्री किया? 6238 रुपीज में, राइट? यस सर हाँ सर Yes, sir. अब आ जाते हैं जीएसटी में। जीएसटी में सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया 4000 में, उसके ऊपर हमने एड मैन्युफैक्चरिंग टैक्स किया, जीएसटी 14%। कितना किया? 560। तो हमारा टोटल हो गया 4560। बट अब हमारा क्वेश्चन है कि ये जो 560 रुपीज हमने जीएसटी दिया, ये क्या सरकार हमें रिटर्न कर देगा या रिटर्न नहीं करेगा? करेगा सर। रिटर्न करेगा सर। ये हमारा जो है ना एक्साइज ड्यूटी जीएसटी वाला, ये गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देगा। ये गवर्नमेंट हमें रिफंड कर देगा। कब गवर्नमेंट हमें रिफंड करेगा? जब हम ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे और सेल करके हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे 750 रुपीज का, उस पे हम आते हैं। तो ये हमारा 560 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट हमसे क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। यस सर तो अभी तो हमने उसको अपने पॉकेट से दे दिया, तो हमने बोला 4000 प्लस हमने जीएसटी दिया 560, तो 4560 रुपीज हमारा यहाँ पे टोटल आ गया। बट क्या वो 560 को हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड करना चाहिए? नो सर क्यों नहीं नहीं सर ऐड करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे पॉकेट से गया है, बट वो हमें वापस मिल जाएगा। तो जब वो हमें Yes. रिटर्न मिल जाएगा तो हमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं करना चाहिए, तो हमने उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स में ऐड नहीं किया। तो वैट में जो हमने प्रॉफिट चार्ज किया था ना, वो 4560 रुपीज के ऊपर 20% चार्ज किया था। बट जीएसटी में जो हमने प्रॉफिट चार्ज किया ना 20%, वो 4560 रुपीज के ऊपर नहीं किया, 4000 रुपीज के ऊपर किया। तो जब 4000 रुपीज के ऊपर हमने किया, तो मतलब कि हमने कम प्रॉफिट ऐड किया, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सर राइट। पहले हमने 912 रुपीज चार्ज किया था प्रॉफिट, हमने 800 रुपीज चार्ज किया। तो हमने देखा कि हमारा अब प्रॉफिट ऐड करके 5360 रुपीज हमारा प्राइस हो गया, जहां पे वैट में 5472 रुपीज था। तो अब उसके ऊपर हमने जीएसटी चार्ज किए, फिर वैट चार्ज किया था, अभी जीएसटी चार्ज किए, तो 14% जीएसटी हमने चार्ज किया, जो हो गया हमारा 750 रुपीज। तो 750 रुपीज जब जीएसटी हमने चार्ज किया, तो अब हमने प्रोडक्ट को फाइनली सेल कितना में किया? 6110 रुपीज। और वही चीज को हमने जब वैट में सेल किया था, तो हमने सेल किया था 6238 रुपीज में, 6238 रुपीज में चार्ज सेल किया था। तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस किसमें कम हुआ? जीएसटी में जीएसटी आने में। तो यही फैक्ट है कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जीएसटी आने की वजह से कुछ रिलीफ मिला है और उसका प्राइस जो है ना कुछ कम गया है। स्पेशली कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह है जिसका प्राइस जो है ना हमारा डिक्रीज हो गया। बट ये एक वे है। अब दूसरा वे समझते हैं। एक चीज समझो कि फॉर एग्जाम्पल जब वैट का सिस्टम था ना, जब ओल्ड सिस्टम था ना, तो गवर्नमेंट का टोटल टैक्स कलेक्ट होता था फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जब ओल्ड टैक्स सिस्टम था, जब वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वो सारा सिस्टम था, तो गवर्नमेंट को सबको मिला करके जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट होता था ना, वो था 1,00,000 रुपीज। अब न्यू सिस्टम आया, तो न्यू सिस्टम आने के बाद क्या लगता है गवर्नमेंट जो टोटल टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो 1,00,000 ही रहा, या 1,00,000 से कम गया, या 1,00,000 से बढ़ गया? कम गया। कम गया।
वो ये हो गया, कितना हो गया? 1,100,000 बढ़ तो गया। ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर पहले हमारा 1,00,000 करोड़ एक साल में टैक्स कलेक्ट करता था सरकार, 1,00,000 करोड़ एक साल में टैक्स कलेक्ट करता था सरकार, तो अभी 1,00,100 करोड़ टैक्स कलेक्ट करता है सरकार। एक चीज याद रखोगे, गवर्नमेंट कोई भी सिस्टम चेंज करे, कुछ भी नया रूल्स लाए, जैसे भी कर नया काम करे, बट एक चीज याद रखोगे, गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू है ना, उसमें गवर्नमेंट कभी भी कमी नहीं करेगा। अगर एक तरफ से घटाएगा तो दूसरा तरफ से बढ़ा देगा, तो अल्टीमेट जो टोटल रेवेन्यू है वो कभी भी सरकार का कमेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा। ये चीज हमेशा याद रखोगे, सरकार अपना टोटल कभी कम नहीं करेगा। तो कैसे होगा ये समझो। तो पहले समझो, ये चीज को समझना भी जरूरी है, पहले समझो कि हमारा टोटल जितना सारा आइटम है ना, वो सारा आइटम एक 1,000 टाइप का आइटम होता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, कितना टाइप का आइटम होता था पहले हमारा जिसके ऊपर टैक्स लगता था? 1,000। बट ये 1,000 पूरा आइटम के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, इसमें हमारा कुछ ऐसा भी आइटम था ना जो टैक्स फ्री था। जो क्या था? टैक्स फ्री था। तो इसमें से 800 आइटम हमारा फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल था, और 200 आइटम जो था वो टैक्स फ्री था। टैक्स फ्री बहुत सारा आइटम है हमारा, जैसे मिल्क, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है ना जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। अब जीएसटी आने के बाद क्या हुआ पता है? जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है? कि कितना ऐसा प्रोडक्ट था जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था? कितना ऐसा प्रोडक्ट था 200 कितने ऊपर टैक्स नहीं लगता था? 200 जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो टैक्स फ्री आइटम है, फॉर एग्जाम्पल ये 200 आइटम है, ये पूरा के ऊपर हम टैक्स फ्री नहीं कर सकते हैं। इसमें से मैक्सिमम 50% आइटम के ऊपर ही हम टैक्स फ्री कर सकते हैं, बाकी 50% को हम टैक्स में ले आएंगे। तो अब जीएसटी आने के बाद टैक्सेबल आइटम कितना हो गया हमारा? 900। टैक्स फ्री आइटम हमारा घट के हो गया 100, क्योंकि 200 में से मैक्सिमम वो 50% को ही टैक्स फ्री रखेगा, बाकी 50% के ऊपर क्या किया उसने? 5% या 12% या 18% या 28% जीएसटी चार्ज करना शुरू कर दिया। तो ये जो 800 प्रोडक्ट था, इसके ऊपर अगर वो कुछ में जीएसटी घटाया है जिसके कारण से उसका 10 रुपये जीएसटी कम गया है, तो बाकी ये 100 प्रोडक्ट जिसके ऊपर उसने जीएसटी लगाया है उसके ऊपर तो जीएसटी कलेक्ट करना शुरू किया, जिसके ऊपर पहले वैट नहीं कलेक्ट होता था। तो अल्टीमेट क्या हुआ? गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट सर। तो कभी भी गवर्नमेंट कोई भी रूल्स लाए, एक चीज याद रखोगे, कभी भी वो अपने टोटल रेवेन्यू में कमी नहीं करेगा। अपने टोटल रेवेन्यू में वो सिर्फ बढ़ाएगा ही, कभी कमी नहीं करेगा। यस तो ये चीज को भी हमें समझना चाहिए। गुजरात में सूरत का नाम सुना आप लोग ने? सूरत सिटी यस हाँ सर। Yes, ऐसा sir. सिटी है ना जहां से रॉ क्लोथ्स, जो कच्चा अनस्टिच क्लोथ्स है ना, वो सबसे ज्यादा वहीं से आता है पूरे इंडिया में। हम लोग जो कपड़ा यूज करते हैं ना, वो कपड़ा जो अनस्टिच रॉ क्लोथ्स जो रेडी होता है ना मिल में, वो सबसे कहां पे ज्यादा है इंडिया में? सूरत में, गुजरात में। तो जब जीएसटी आया था ना, तो उसके कुछ दिन के बाद सूरत गुजरात में बहुत इसको लेकर के हल्ला हुआ था, जीएसटी को लेकर। याद होगा या नहीं पता नहीं आप लोग को, जीएसटी को लेकर बहुत सारे चीज के ऊपर हल्ला हुआ था। एक गुजरात में भी
सूरत में ये चीज को लेकर बहुत हल्ला हुआ था। क्यों हुआ था भाई? उसमें क्या कारण था? उसका कारण क्या था पता है? उसका कारण ये था कि वो जो अनस्टिच क्लोथ जो रेडी होता था ना, उसके ऊपर वैट नहीं लगता था, उसके ऊपर वैट नहीं लगता था। पर जीएसटी आने के बाद सरकार ने बोला कि नहीं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर 5% जीएसटी चार्ज कर दिया। अब उसके ऊपर जो 5% जीएसटी चार्ज किया है, तो मतलब समझ रहे हो कि हर एक क्लोथ्स का प्राइस बढ़ जाएगा, हर एक क्लोथ्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सब तो उसी से बन रहा है। फिर तो गवर्नमेंट को Yes. एक चीज की वजह से कितना बेनिफिट हुआ, कितना उसका प्राइस बढ़ गया। समझे बात को? Yes, sir. तो ये इतना आसान नहीं है जीएसटी को समझना। ये जीएसटी हम आप लोग को जस्ट बता रहे हैं, तो इसको इतना आसान समझना नहीं है। तो ये रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट अब समझ में आ गया सबको? Yes. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये sir. हमारा जो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये हमारा है। बट किसी में प्राइस थोड़ा सा घटा है तो किसी में प्राइस बढ़ा भी है। अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का जो फ्लो है ना, ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल है, उसको कंट्रोल करना, कम करना। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज ब्लैक मनी। क्या मनी का कलर ब्लैक होता है? नहीं सर। सर नहीं जिस नहीं, सर, ब्लैक नहीं मनी होता के है। ऊपर ब्लैक मनी टैक्स क्यों नहीं बोलते पे हैं? होता है चोरी चापलूसी वाला पैसा। चापलूसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलो ब्लैक मनी किसको जो बोलते मनी हैं? के ऊपर टैक्स नहीं पे होता है वही में ब्लैक मनी होता है। हाँ, तो जो Yes, मनी के sir. ऊपर टैक्स नहीं देता है, फिर जो भी है, तो बात को इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं हम लोग टैक्स के लैंग्वेज में। जीएसटी हम लोग के ऊपर एक लगा, उससे बाद एक और चीज हुआ था, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। यस सर। क्या लगा, नोटबंदी यस सर। सक्सेस हुआ न फ्लॉप हुआ? नोटबंदी पता नहीं, सक्सेस हुआ ना समझ flop? में नहीं आता है, देखने से 50% लगता है कि सक्सेस तो होना चाहिए था सर, पता न्यूज नहीं। में दिखा रहा था। 50% इकोनॉमिक्स जानना होगा तब समझ में आएगा। नहीं हुआ। हाँ, न्यूज में दिखा रहा था। इकोनॉमिक्स को पढ़ो, समझो, तब समझ में आएगा सक्सेस हुआ या फ्लॉप हुआ या सुपर फ्लॉप हुआ। ठीक है, স্যার আবারও तो জাল चलो, নোট হচ্ছে কোনো। तो सुनो, नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी करने का एक्चुअल मोटिव सरकार का क्या था कि भाई जिसके पास जितना ब्लैक मनी है Black- वो पकड़ाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ तो सर। ब्लैक मनी क्या लगता है, कुंदन के पास ज्यादा है ना हमारे पास ज्यादा है? किसके पास ब्लैक मनी ज्यादा है? सर जो बिजनेस करता है उसके पास ज्यादा है। यस सर। हाँ, कुंदन शायद अभी, कुंदन सुन रहे हो? सर हम कमा नहीं रहे सर अभी। अच्छा सुनो, जो बिजनेस करता है उसके पास ज्यादा है, जो बिजनेस नहीं करता उसके पास कम है, यही बोलने का मतलब है ना? सबसे ज्यादा तो पॉलिटिशियन लोगों के पास होता है। नहीं, पॉलिटिशियन बिजनेस हाँ थोड़ी तो वो लोग करते भी हैं। बिजनेस करता है। हाँ सर। सुनिए ना, पहले बात को सुनिए ना, पहले बात को सर बहुत सुनिए। गंदा लोग हैं। अब ब्लैक मनी कुंदन के पास ज्यादा है या मुकेश अंबानी के पास ज्यादा है? मुकेश अंबानी मुकेश सर। अंबानी। तो एक्चुअल में ना, छोटा मोटा जो बिजनेस है ना, उसके पास उतना ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी किसके पास है? बड़ा बिजनेस में। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन। बड़े बड़ा। ब्लैक मनी है क्या, उसको समझो। डिमोनेटाइजेशन को समझो। डिमोनेटाइजेशन में हुआ क्या, रातों रात 500 और 1000 रुपीस का नोट को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फिर न्यूज में मोदी जी आए और बहुत सारा भाषण दिए। ठीक है, तो उसमें बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो बोला गया 500 और 1000 रुपीज का जो नोट है उसको हम लोग बंद कर देते हैं, पुराना वाला। अब बंद करके करना क्या है भाई, तो कुछ नया किया जाएगा, हमेशा उनका नया ही सोच रहता है। तो सोच के बाद ये किया कि चलो ये नोट को बंद कर देते हैं, उसकी जगह में दूसरा नोट को लाया जाए। उसको बहुत सारा कारण बताया गया कि ये कारण की वजह से ऐसा किया जा रहा है। उसमें से एक कारण था ब्लैक मनी को कंट्रोल करना, ब्लैक मनी को पकड़ना। ठीक है भाई। तो नोटबंदी में क्या बोला गया आपसे कि आपके पास जो 500 और 1000 रुपीज का पुराना नोट है, आप उसको ले आओ और लाकर हमें दे दो, बैंक में दे दो, और वो पैसा हम आपको और रिटर्न नहीं देंगे। क्या सही बोला गया था? नो सर, वो रिटर्न भी नहीं, होगा। ऐसा नहीं बोला गया था। तो बोला गया कि हम आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आपके पास जितना भी पुराना 500 और 1000 रुपीज का नोट है, वो सारा पैसा आप ले आओ और बैंक में अपना अकाउंट में अपने नाम से जमा कर दो। जमा करने के बाद हम आपको नया नोट देंगे, नया करेंसी देंगे, आप उसे ले जाओ। हो सकता है कि हम आपको न्यू करेंसी जो देंगे वो 2 दिन के बाद देंगे, 2 हफ्ते के बाद देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, बट जितना आपने पुराना करेंसी लाया है वो सारा हम आपको न्यू करेंसी में रिटर्न कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपको रिटर्न कर देंगे। यही बात तो बोला गया। यस हाँ यस सर। यस हाँ, सर। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ गलत तो नहीं बोला गया, कुछ गलत बोला गया? आप पुराना नोट ले आओ, हाँ आपको नया नोट दे देंगे, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। सर नहीं है, बट प्रॉब्लम कहां पे हुआ अब समझो। प्रॉब्लम हुआ ना कि फॉर एग्जाम्पल राहुल एक बिजनेसमैन है, राहुल एक बिजनेसमैन है, उसका एक बिजनेस है। अब राहुल का सिस्टम क्या था ना, राहुल अपने अकाउंटेंट को बोलकर रखे थे कि जितना आप सेल करोगे ना उसमें से 30% आप पक्का बिल में सेल करना, मतलब वैट वाला बिल में सेल करना, और 70% आप कच्चा बिल में सेल करना, मतलब बिना वैट वाला प्लेन बिल में सेल कर देना। ठीक है। तो राहुल ने एक साल में 1 करोड़ रुपया का सेल किया टोटल। कितने का सेल किया? अच्छा से ये बात को समझो, 1 करोड़ 1 रुपीज का करोड़। सेल किया, बट उसमें से 30 लाख का सेल विथ वैट है और 70 लाख का सेल विदाउट वैट है। तो उसने सरकार को दिखाया कि हमने 30 लाख का सेल किया है। 30 लाख का सेल करने के लिए हमको 15 लाख का कॉस्ट इनकर करना हुआ। तो 30 लाख का सेल करने के लिए हमने 15 लाख का कॉस्ट इनकर किया, बाकी बचा 15 लाख हमारा प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप टैक्स ले लो। तो 15 लाख के ऊपर राहुल ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया और बोला कि हमारे खाते में, हमारे कैश में और बैंक में मिलाकर आज के डेट में 14 लाख रुपीज अवेलेबल है। तो ये हिसाब सरकार को राहुल ने दिखाया, सरकार भी बोला ठीक है। तो 14 लाख रुपीज जो है राहुल के पास एकदम लीगल है, व्हाइट मनी है। बट सर राहुल के पास क्या एक्चुअल में 14 लाख रुपीज ही है रखा हुआ? नो सर। नहीं सर, 70 लाख और भी है। तो एक्चुअल में वो 1 करोड़ का सेल किया। 1 करोड़ का सेल करने के लिए उसने 40 लाख रुपीज का टोटल कॉस्ट इनकर किया। 60 लाख Yes, sir. रुपीज, 60 लाख रुपीज में से उसने बाकी और भी बहुत सारा खर्च हुआ, तो सपोज कर लो 10 लाख रुपीज वहां पे चला गया, तो बचा 40 लाख रुपीज। तो 40 लाख रुपीज उसके पास ये कितना 50 लाख, ये कितना बचा 30 + 10, 40 लाख रुपीज उसने खर्च कर दिया। 60 लाख रुपीज उसके पास है। 60 लाख रुपीज में फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख रुपीज का टैक्स दिया, तो 59 लाख रुपीज उसके पास कैश है। और उसके खाते में एक्चुअल में बैंक में कितना दिखा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इसमें 14 लाख, 14 लाख। और उसके पास है कितना ऑलरेडी 59 लाख। 59 लाख। तो सरकार ने तो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो बहुत सिंपल बात बोला कि भाई तुम्हारे पास जितना पैसा पड़ा हुआ है 500 और 1000 रुपीज का पुराना नोट, आप उसको ले आओ, ले आने के बाद अकाउंट में जमा कर दो। जैसे जैसे करेंसी हमारा प्रिंटिंग होता रहेगा हम आपको रिटर्न देते रहेंगे,
और 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको पूरा पैसा रिटर्न दे देंगे। तो अब क्या राहुल 59 लाख रुपीस लेकर बैंक में जाएगा नया नोट मांगने के लिए? नहीं सर, नहीं सर। नहीं जाएगा। पकड़ लेगा। बैंक ने एकदम सिंपल बात बोला कि आप पुराना नोट ले आओ और नया नोट ले जाओ। ये लोकल पब्लिक को भी बोला, हमें भी बोला, कुंदन को बोला, श्वेता को भी बोला। तो श्वेता भी देखे कि मेरा भी 2-3 500 का नोट है जो पापा से चुराए थे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूसरा बात बोल कर लिए थे, जाना है पार्टी में और बुक का बोल करके ले लिए थे। 2-3 500 रुपीज का नोट है, अब उसको भी तो चेंज कराना है। तो हमारा आपका और श्वेता का नोट तो बैंक चेंज कर दिया, बट एक ही बात बोला कि आप जितना नोट ले आओगे ना पुराना, वो हम चेंज कर देंगे, बट उसके साथ एक कंडीशन भी है। बिजनेसमैन को और सर्विस को और बाकी सारे लोग को ना बोला कि उसके साथ साथ थोड़ा सा हिसाब भी लेकर आना कि आपके पास इतना नोट कहां से आया और कैसे कैलकुलेशन किया आपने। उसके बाद हम आपको सारा पैसा न्यू नोट में रिटर्न दे देंगे। तो हम कुंदन और श्वेता हम लोग तो बैंक गए, बैंक में जाने के बाद लाइन लगाया और लाइन लगाने के बाद पुराना नोट जमा कर दिया और फिर नया नोट हम लोग लेकर आ गए। बट क्या राहुल जा पाएंगे बैंक? नो सर। नहीं सर। राहुल जैसे ही जाएगा, राहुल को बोलेगा आइए बैठिए, आपके लिए हम स्पेशल थोड़ा सा अरेंजमेंट रखें, आप आइए अपना बैंक का थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह दिखाइए, आपका सारा साल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। तो राहुल क्या दिखा सकता है कि सारा साल में मेरा 30 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, 30 लाख का ट्रांजैक्शन में हमारा 15 लाख रुपीज कॉस्ट चला गया, 10 लाख रुपीज कॉस्ट चला गया और 1 लाख रुपीज टैक्स दे दिया, अभी मेरे पास 14 लाख रुपीज पड़ा हुआ है। बट राहुल तो 14 लाख रुपीज लेकर नहीं जाएगा बैंक, राहुल कितना जाएगा? 59 लाख रुपीज लेकर जाएगा। तो राहुल को बैंक सिर्फ एक ही बात पूछेगा, आपने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा के रखा है आपके पास कैश और बैंक में मिलाकर 14 लाख होना चाहिए, ये 59 लाख रुपीज आपके पास कहां से आया भाई? तो 59 लाख, 55 लाख, 45 लाख, तो 45 लाख जो राहुल के पास है वो क्या है? एक्स्ट्रा, वही तो ब्लैक मनी है। वो मनी जिसको हम बैंक को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, वो इनकम जिसको हम इनकम टैक्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और जिसको इनकम टैक्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं इसका मतलब इनकम टैक्स को हम उसका टैक्स भी नहीं देते हैं। तो यही इनकम होता है ब्लैक मनी, जिसको सरकार पकड़ना चाहता है। अब समझ में आ गया ब्लैक मनी क्या है? यस सर। तो फिर राहुल ने क्या किया? राहुल ने ब्यूटी को, विश्वजीत को, प्रणय को, प्रतीक को, सबको पकड़ा, बोला भाई हम आप लोग को 5 लाख रुपीस करके देते हैं। 9 लोगों को पकड़ा, बोला हम 5 लाख रुपीस करके आपको देते हैं, आप अपने अकाउंट के थ्रू इसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लो। 5 लाख रुपीस हम आपको दे रहे हैं, आप इसको कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद 4 लाख रुपीस आप हमको वापस दे दो और 1 लाख रुपया आपका बेनिफिट, 1 लाख रुपया आपका बेनिफिट। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग ने किया। तो फिर गौरिक, अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि 5 लाख रुपया पुराना नोट दे रहे हैं हम आपको, आप हमको करेंसी चेंज करके नया नोट 4 लाख रुपया दे दो, आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट, आप करोगे? हाँ सर, क्यों नहीं करूंगा, मैं तो प्रॉफिट ले रहा हाँ हूँ। करोगे, बट आप कौन हो पता है? आप एक ऐसे एसएससी हो जिसका कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, आपका कोई इनकम ही नहीं है, तो अचानक से आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया आ गया, तो सरकार तो आपको ही पकड़ेगा, आपके पास 5 लाख कहां से आया? ऐसा भी हुआ सर, उस टाइम बहुत हुआ, बहुत लोगों के तो मैं पास तो अचानक बहुत कुछ हो गया। फैक्ट की स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपको 3 इडियट्स का मूवी का स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं तो फैक्ट ही बता रहा हूँ। तो इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गौरिक को पकड़ा, पायल को पकड़ा, प्रणय को पकड़ा कि आपके पास 5 लाख रुपया कहां से आया? तो गौरिक ने, पायल ने, प्रणय ने क्या बोला? मुझे तो राहुल ने दिया है। तो फिर किसको पकड़ेगा पुलिस? फांसी दे पे। राहुल को, राहुल भैया को को। बोल देंगे। तो राहुल ने राहुल के देखा दोस्त। कि अगर मैं खुद लेकर जाऊं तो भी मुझे पुलिस
रखेगा अपने अंडर, और अगर मैं किसी और के थ्रू भी चेंज कराऊं तो भी रखेगा। तो एक दोनों काम तरफ से करते वही हैं, फंसेंगे। ये 40 लाख रुपए को हम कुएं में फेंक देते हैं, इसे हम वाटर टैंक में डाल देते हैं, इसे मैं कचरे का डब्बा में डाल देता हूँ, और बाकी का अपना जो जीनियन पैसा है उसको जाके चेंज करा के वापस आ जाता हूँ, तो ना मुझे पकड़ेगा। बट सर गवर्नमेंट ने तो डिमोनेटाइजेशन होने से पहले एक ये स्कीम भी लाए थे हाँ कि हाँ, सुनिए ना, पहले सुनिए ना बात। हाँ एकदम ठीक। अच्छा। तो ये हुआ, ये होने के बाद गौरिक ने बोला सबसे पहला अच्छा स्कीम ये है कि अपना पैसा को फेंक दो और अपना जान बचा लो, तो ये है। बट गवर्नमेंट ने एक लालच दिया, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट ने आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, एक लालच दिया। वैसा नहीं होता है, चूहे को पकड़ने के लिए थोड़ा सा कुछ रोटी वगैरह रख दिया जाता है, यस तो वो सर। इसी तरह का कुछ प्लान था। बोला अभी तुम 45 लाख ले आओ, उसके ऊपर जिसके पास जितना भी ब्लैक मनी है आप 50% सरकार के पास जमा कर दो, बाकी 50% चेंज कर देगा, सरकार कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ये अपॉर्चुनिटी दिया गया था। तो यस सर, यस सर। यस सर। तो चलो राहुल अभी 45 लाख रुपीस ब्लैक मनी दे दिया, और उसमें से आधा पैसा वो रिटर्न लेकर आ गया, बट गवर्नमेंट के लिस्ट में उसका नाम तो चला गया कि राहुल ब्लैक मनी रखता है। यस सर। अब हाँ और इन फ्यूचर क्या वो ब्लैक मनी अर्न कर पाएगा? सरकार नो उसके ऊपर सर, पीछे इनकम से टैक्स घूम रही है, इनकम नो टैक्स सर। डिपार्टमेंट ट्रैक करता पीछे रहेगा। घूम रहे हैं। हाँ, तो हर एक चीज के ऊपर उसका नजर हो जाएगा। आप पूरा लाइफ तो आप ब्लैक मनी नहीं अर्न कर पाओगे आप। तो इसी कारण से क्या है, अभी कुछ पैसा नुकसान कर लो, बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो लॉजिक को समझो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तो पता ये चला कि एकदम सही लॉजिक इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, बट उसको इस्तेमाल करने का नियत नहीं था सरकार का। एक्चुअल में तो ब्लैक मनी को पकड़ना ही नहीं है सरकार को। सरकार को तो एक्चुअल में दिखाना है हम कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। अब फैक्ट में आओ, तो जिसके पास ब्लैक मनी था ना, उसमें से बहुत सारे लोग को तो पहले ही पता चल गया ऐसा कुछ होने वाला है, उन्होंने अपना अपना सब कुछ इंतजाम कर लिया। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति है ना, उन लोग तो आराम से बैंक मैनेजर को फोन किए, और बैंक मैनेजर को फोन करके बोला गाड़ी लेकर आओ, इतना पैसा है लेकर चले जाओ, और हमें वापस लाके दे दो इतना पैसा, इतने कमीशन लेकर। तो उन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ा। उन लोग को कोई लाइन में देखे, कहीं पे देखे, कोई बड़ा बिजनेसमैन को कहीं पे देखा आपने? कहीं पे न्यूज में आया नो सर। कि बड़ा बिजनेसमैन इतना पकड़ाया, इतना लेकर के ये किया? नहीं, किसी को नहीं पकड़ा, क्योंकि एक्चुअल में तो आपके इंटेंशन में ही नहीं था बड़ा बिजनेसमैन को पकड़ना। क्योंकि अगर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को पकड़ लोगे, रिलायंस अंबानी को या फिर टाटा को या बिरला को आप पकड़ लोगे, तो आपके इलेक्शन में इतना इतना डोनेशन कौन देगा? यस सर। इतना पैसा कौन के देगा आपको? पता है? যত সমস্যা যে সাধারণ মানুষের স্যার। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके बारे में सुने हो यस। ना? यस सर। उस कंपनी हाँ में सर। हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है ना, जो मैनेजर लेवल से लेकर टीएल लेवल पे काम करते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड है। उन लोगों का कहना है कि लास्ट 3 साल से हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है, 200-400 करके इंक्रीमेंट मिला। इस साल डायरेक्टली उन लोग को अनाउंसमेंट कर दिया गया, नो इंक्रीमेंट नहीं होगा। कारण क्या बताया गया? कोविड-19। बट वहीं पे न्यूज में आपको दिखाया कि कितना 100 करोड़ रुपए का जस्ट डोनेशन टीसीएस ने सरकार को दिया। अपने इंप्लॉय जो उसके लिए सब कुछ कर रहा है, उसको उसने इंक्रीमेंट नहीं दिया, पर सरकार को 500 करोड़ का डोनेशन देने का पैसा उसके पास आ गया। तो कौन अपना भाई? अपना एम्प्लॉय अपना ना सरकार अपना? कौन आपके लिए काम करता है? एम्प्लॉय सर। एम्प्लॉई सर। बट एम्प्लॉय आपका ब्लैक मनी सेव करने में हेल्प नहीं करता है। ब्लैक मनी सेव करने में कौन हेल्प करता है?
गवर्नमेंट सरकार। गवर्नमेंट 50,000 करोड़ का ब्लैक मनी जो है ना, वो सरकार ने ही सेव किया आपका, तो उसी को 500 करोड़ दोगे आप एम्प्लॉय को नहीं दोगे। समझ में आया बात? तो ये है हार्ट को रियल फैक्ट। सुनने में थोड़ा सा खराब लगेगा बट एक्चुअल में यही है। अच्छा सर, एक बात पूछना है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास ब्लैक मनी है? हेलो साउंड आ रही है? हेलो सर। हाँ हेलो, साउंड आ रही हाँ है? सर हाँ सर। यस सर मैं बोल रही हूँ, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ तो गवर्नमेंट जो डिमोनेट ये जो ब्लैक मनी पकड़ने के लिए की डिमोनेटाइजेशन किया। हाँ, हाँ तो सर लेकिन सर वो लोग खुद ब्लैक मनी रखते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। अरे उन लोग का ब्लैक मनी पकड़ने कौन जाएगा? क्यों आप नहीं सर, जाओगे? उन लोगों अरे क्यों वो नहीं तो पकड़ा खुद जाता है? ही नोट छापते पता है हैं, आपको, रिजर्व पता है बैंक में आज के जाएंगे डेट देंगे। में, और सुनो मेरे बात, एक फैक्ट भी समझो। आज के डेट में सबसे डेंजर सिचुएशन में हम लोग लिव कर रहे हैं। सबसे डेंजर सिचुएशन है कंट्री का, ये फैक्ट बता रहे हैं हम। यस सर। क्योंकि आज के डेट में कोई भी अगर बड़ा लॉजिकल लोग कोई भी सवाल उठाता है ना, तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा केस किया जाएगा कि और कुछ करने लायक नहीं रहेगा। अपने लाइफ का हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा था, हम तो बहुत सारा पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक्स वगैरह का पढ़ाई करते हैं ना, मैंने कभी नहीं देखा था कि एक आरबीआई के गवर्नर को या एक आरबीआई का हेड को रातों रात चेंज कर दिया जाता है, जिसके ऊपर पॉलिटिक्स का और पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। आरबीआई को आज पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहा है, जो इस इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। यस ऐसा ऐसा पैसा को इस्तेमाल किया गया है आज के डेट में पॉलिटिक्स में, जो अभी से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारा ऐसा पैसा होता है ना, जो गवर्नमेंट या फिर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो आरबीआई के पास ना किसी इमरजेंसी टाइम के लिए रखा जाता है। हाँ सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ सर। बहुत सारा ऐसा पैसा को भी इस टाइम पे यूटिलाइज कर लिया गया। एलआईसी जो एक मोनोटोनस कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, बट उससे गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्लेम नहीं कर सकता पैसे के लिए। आपको उसको पैसा को बोला गया कि आप हमें दो, हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं दिया उसने, नेग्लेक्ट कर दिया। एसबीआई का कितना पैसा, कितना टैक्स का पैसा जो है वो गवर्नमेंट ने अपने काम के लिए यूटिलाइज कर लिया, पता है आप लोग को? नो सर, हम लोग को नहीं कहाँ पता। पॉलिटिक्स पढ़ते कहाँ हो आप लोग उतना डेप्थ में नहीं जानते हो ना। आप लोग ठीक हो अपने जगह, पर ये सब जानोगे तब समझोगे कि सरकार आज के डेट में क्या क्या कर रही है। सरकार अच्छा के सर, पास सिंपल ये है कि सरकार आज के डेट में जो बेचारे मजदूर है, जो बेचारे एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए और एवरीडे कमाते हैं तो खाते हैं, उनको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, बट एक से दूसरे सिटी में डिजिटल रैली करने के लिए इतना इतना करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करके वो एलईडी स्क्रीन लगा सकते हैं। तो सोच लो क्या कर सकती है सरकार। यस सर। और सर रैली में सर तो मटन ये बिरयानी, चिकन बिरयानी भी खिलाते हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हम किसी भी सरकार को अच्छा या खराब नहीं बोल रहे हैं। भाई बट सरकार का काम है, आप काम करो, इलेक्शन करो, वोट लो, आप अपने पास भी रखो, बट उसमें से जो काम के लिए आपको बैठाया गया आप वो काम भी करो। यस आप कितना इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना 100 करोड़ रुपया सिर्फ नोटबंदी के पीछे खर्च हुआ सरकार का नहीं बोला जाएगा, आम पब्लिक का। कितना 100 करोड़ रुपया रातों रात, कितना करेंसी को बंद करके कितना करेंसी छापा गया। वो करेंसी का पैसा के लिए जो नोट लगता है ना, वो आपका दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया गया और रातें रात उसको किया गया। तो यस ये सारा चीज है, तो बहुत सारा चीज को
इस तरह से मिला करके देखोगे तो ये आएगा। चलो उतना हम लोग को नहीं जाना था, बट हमने कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी के बारे में जो बात शुरू किया था तो ये है। तो अब जो चीज है कि वो कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी कैसे हुआ भाई, तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लैक मनी का सिस्टम ये हुआ कि वैट के समय ना ये जो कच्चे बिल में सेल करना ना ये बहुत आसान था, बट जीएसटी आने के बाद से इसे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया। अब इतना आसान नहीं है कि आप इसे इतना इजी सेल कर पाओगे या परचेस कर पाओगे। विदाउट बिल सेल करना जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। कैसे हुआ ये नेक्स्ट डे बताएंगे, तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बाकी है, हो जाएगा तो फिर हम लोग टैली स्टार्ट कर देंगे। बोलो कौन क्या बोले हो? হ্যাঁ বলো। এই লকডাউনের মধ্যে এখন লকডাউনের মধ্যে আমাদের দোকানের মালপত্র সমস্ত সব কাঁচা মালের মানে আমাদের নয় মানে যেখান থেকে মাল আনা হচ্ছে ক্রেডিটারের কাছ থেকে সমস্ত কাঁচা বিলে কাজ হয়েছে। মানে কি মানে সব এখন বন্ধ, সমস্ত কাঁচা বিল, কোনো ট্যাক্সের ব্যাপার নেই। হ্যাঁ তোরা বলে দিচ্ছি লকডাউনে আমরা কোনো সেলই করতে পারিনি, লকডাউনে বন্ধ আছে তো সরকার তো ক্লেম করতে পারবে না যে আমরা সেল তোমরা সেলস করেছো, এই জন্যই পুরো সেল করে দিচ্ছে কাঁচা বিলে, अपॉर्चुनिटी পেয়েছে। हाँ सर चलिए ठीक है, तो बाकी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे हो जाएगा तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। चलो तो यहाँ तक एंड करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। चलो बाय। ओके सर, थैंक यू सर।